गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 10 विषय विज्ञान में आपका लेसन नंबर 6 चल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। तो हमने अब तक के चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में समझा। जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं उनके प्रकारों को हमने उदाहरण सहित समझा, उनकी परिभाषा समझी, उनके प्रकार क्या होते हैं, एक एक करके हमने कम से कम 8 अभिक्रियाओं के प्रकारों को समझा है। अब आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार तो क्या हो गए, पूर्ण हो गए। अब उसके बाद में आपका आता है उत्प्रेरक क्या होते हैं। टॉपिक है आपका उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक की परिभाषा क्या है, उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो वे रासायनिक पदार्थ या जैव पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो मतलब वो कह रहा है कि वे रासायनिक पदार्थ या वे जैव रासायनिक पदार्थ या रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। जैसे कि मैंने किसी पार्टिसिपेट करा, किसी योगदान मैंने लिया, तो वो सक्रिय रूप से रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं, लेकिन स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो या जैव रासायनिक अभिक्रिया जो क्या रहेंगी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं। वे पदार्थ जो सक्रिय रूप से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो वे रासायनिक पदार्थ जो सक्रिय रूप से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन स्वयं क्या रहते हैं, डोमिनेट नहीं रहते हैं। मतलब सक्रिय रूप से बिना परिवर्तित हुए क्या वह रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, उनकी गति को क्या है, बढ़ा देते हैं। मतलब सक्रिय रूप से भाग तो लेंगे, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। वो कहलाते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या है उत्प्रेरक की, वे रासायनिक पदार्थ जो वे रासायनिक या वो कराए वे रासायनिक या जैव रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक या जैव रासायनिक पदार्थ, जैव रासायनिक पदार्थ मतलब रासायनिक या जैव रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब वे रासायनिक या जैव रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो वे रासायनिक या जैव रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, तथा अभिक्रिया की दर व उसके वेग को, अभिक्रिया की दर तथा उसके वेग को वो कराए वे रासायनिक या जैव रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और तथा अभिक्रिया की दर या वेग को परिवर्तित कर देते हैं, और अभिक्रिया की दर या वेग को परिवर्तित कर देते हैं, तथा अभिक्रिया के पूर्ण और स्वयं अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात और स्वयं अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात, मतलब अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात, वो अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बिना परिवर्तित हुए, अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बिना परिवर्तित हुए पुनः प्राप्त हो जाते हैं, पुनः
प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, जिसे उत्प्रेरक कहते हैं, जिसे उत्प्रेरक, जिसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, जिन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। तथा इसी घटना को उत्प्रेरण कहा जाता है, तथा इसी घटना को उत्प्रेरण कहा जाता है, तथा इसी घटना को क्या कहा जाता है, उत्प्रेरण कहा जाता है। तो परिभाषा क्या हुई उत्प्रेरक की कि बेरासायनिक पदार्थ, मतलब उत्प्रेरक होते हैं कैटालिस्ट, तो बेरासायनिक या जैव रासायनिक पदार्थ, तो वो कह रहा है कि बेरासायनिक या जैव रासायनिक पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं में सक्रिय रूप से, मतलब डायरेक्ट रूप से सक्रिय रूप से अपनी क्या भागीदारी पासिव में योगदान देते हैं, मतलब सक्रिय रूप से रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, और अभिक्रिया की दर रासायनिक उस वेग को, मतलब जो भी अभिक्रिया में भाग ले रहा है सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, तो उसकी कोई गति होती है, उसकी दर को वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब क्या कि वेग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे कि कोई रिएक्शन जल्दी से क्या संपन्न हो जाती है। तो बेरासायनिक या जैव रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में सक्रिय रूप से क्या भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तथा अभिक्रिया की दर या वेग को, अभिक्रिया की दर या उसके वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और स्वयं अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात, वो कह रहा है कि स्वयं जो उत्प्रेरक होते हैं अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात क्या करते हैं, बिना परिवर्तित हुए खुद क्या रहेंगे, अपरिवर्तित रहते हैं, बिना परिवर्तित या अपरिवर्तित हुए पुनः प्राप्त हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब अभिक्रिया के वेग में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, और स्वयं अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात पुनः क्या प्राप्त हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि कुछ उत्प्रेरकों की ना एग्जाम्पल है NiPd प्लेटिनम, NiPd प्लेटिनम। ये जो उत्प्रेरक होते हैं वे अधिशोषण क्षमता वाले क्या होते हैं, इनमें अधिशोषण की क्षमता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, मतलब इनमें अधिशोषण की क्षमता अधिक होती है, इनमें अधिशोषण की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, तो वो कह रहा है कि NiPd प्लेटिनम जैसे ये उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया की दर को या वेग को क्या बढ़ा देते हैं, और स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। इनमें अधिशोषण मतलब ग्रहण करने की क्षमता क्या अधिक पाई जाती है, एब्जॉर्प्शन की क्षमता क्या आती है, अधिक पाई जाती है। तो ये कुछ क्या है, एग्जाम्पल है। Ni होता है निकेल, Pd प्लेटिनम होता है। जैसे वनस्पति तेल, जैसे एक उदाहरण है वनस्पति तेल के लोग, या उसको अपन कहते हैं असंतृप्त जो वसा होती है, असंतृप्त वसा मतलब वनस्पति तेल या असंतृप्त वसा का जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है, वनस्पति तेल या वसा का जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है, हाइड्रोजनीकरण क्या करवाया जाता है, तो उत्प्रेरक कौन सा, निकेल चूर्ण की उपस्थिति में, निकेल चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मतलब जब वनस्पति तेल या असंतृप्त वसा का निकेल चूर्ण का हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है, तो असंतृप्त वसा या वनस्पति तेल का जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो हमें वनस्पति घी क्या प्राप्त होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, डालडा। वनस्पति घी जो कि डालडा प्राप्त होता है, डालडा क्या प्राप्त होता है। अब असंतृप्त वसा का जब हाइड्रोजन करवाएंगे तो हमें क्या होगी, संतृप्त वसा क्या प्राप्त हो जाती है। असंतृप्त से क्या हो गया, संतृप्त वसा हमें क्या प्राप्त हो जाती है, मतलब एल्कीन से क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कीन का जब हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो हमें संतृप्त एल्कीन क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। और यहाँ अपन ने असंतृप्त वसा लिया है तो असंतृप्त वसा अम्ल, असंतृप्त जो वसा अम्ल है वो संतृप्त वसीय अम्लों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित कर जाते हैं। तो
वनस्पति तेल का जब हाइड्रोजनीकरण करवाया निकल चूर्ण की उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये क्या उत्प्रेरक निकल चूर्ण की उपस्थिति में ये क्या अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो यहाँ क्या काम आ रहा है, उत्प्रेरक काम आ रहा है जो कि अभिक्रिया की दर को क्या बढ़ा देता है, चेंज हो जाती है। जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच बहुबंध या त्रिबंध क्या आ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा असंतत वसा जो भी है इस प्रकार से ये क्या हुआ प्राप्त हुआ। अब असंतत वसा ये एल्कीन है, इसका अपन ने हाइड्रोजनीकरण करवाया तो हमें वही निकल चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकल चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका अपन जब हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कीन प्राप्त हो जाता है। और इनकी जगह क्या जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु हो जाएगा। जैसे कि हमने क्या लिया, एथीन लिया, या क्या लिया, एथीन लिया CH2 CH2, वो इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया तो असंतत वसा एनाई उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या प्राप्त हो जाता है, एथीन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाएगा, एथीन हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो सर एल्कीन से हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्कीन प्राप्त हो जाता है, जिसको कि अपन क्या देख सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, अपन ने ये क्या लिया, एल्कीन लिया, ये क्या है एल्कीन, असंतत एल्कीन है, इसको एल्कीन बोलते हैं। एल्कीन का जब हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं एनाइनिक चूर्ण की उपस्थिति तो हमें क्या एल्कीन प्राप्त हो रहा है। अब जैसे कि मैंने एल्कीन का कोई उदाहरण ले लिया, एल्कीन का उदाहरण लिया C2H2C डबल बॉन्ड CH2, इसको की क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं। एथीन का जब हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं तो एनाइनिक चूर्ण की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमें एथीन प्राप्त होता है। ये क्या है, एथीन। तो इस प्रकार ये उत्प्रेरक की क्या हुई, परिभाषा हुई और उदाहरण हुई। और दूसरा उदाहरण है कि पोटेशियम क्लोराइड को उच्च ताप पर, पोटेशियम क्लोराइड को MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्या चेंज हो जाता है। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं। टू KClO3 को बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, अब पोटेशियम क्लोराइड का उच्च ताप पर इसको अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो KCl+O2 हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो वो करा पोटेशियम क्लोराइड को अपन ने जब गर्म किया तो हमें उच्च ताप पर बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, KCl+O2 हमें प्राप्त होता है। सामान्य भाषा में क्या है, सामान्य रूप से जब पोटेशियम क्लोराइड को अपन जब गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 KCl पोटेशियम क्लोराइड में ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है। अब ये बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या इसको गर्म कर रहे हैं, बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में कंडीशन यह लगी है, बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 2 KCl+O2, जैसे 2 का Cl, 2 Cl, O2 कितनी अच्छी है, 2 3 4 सही। ये तो समीकरण क्या हुआ, संतुलित वाली बात हुई। अब वो कह रहा है कि जब हम पोटेशियम क्लोराइड को MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जब हम पोटेशियम क्लोराइड को उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, KCl+O2 प्राप्त होता है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या है, कंडीशन चेंज, उत्प्रेरक का नाम आ गया, हमेशा उत्प्रेरक को लिखा जाता है। तो 2 KCl पोटेशियम क्लोराइड में ऑक्सीजन हमें क्या प्राप्त होती है। अब ये उत्प्रेरक होता है निम्न उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निम्न ताप पर क्या होता है, उत्प्रेरक कार्य करता है, 2 KCl+O2 में प्राप्त हो जाते हैं। तो ये क्या है, उत्प्रेरक के क्या हुए, उदाहरण हुए। अब उत्प्रेरक के आधार पर हम देखते हैं अब कि अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, कितने होते हैं। मतलब अभिक्रिया में भाग तो लेंगे लेकिन स्वयं बिना अपरिवर्तित हुए रासायनिक अभिक्रिया की वेग व गति को क्या बढ़ा देते हैं, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। मतलब सामने दिखते नहीं है लेकिन बिना परिवर्तित हुए रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। अब है अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। अवस्था के आधार पर
अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार, उत्प्रेरक के प्रकार कितने होते हैं। तो हम विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। अवस्थाओं के आधार पर मतलब अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के दो प्रकार होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के दो प्रकार होते हैं। भौतिक जो फिजिकल स्टेट होती है, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के दो प्रकार होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के दो प्रकार होते हैं। वो कह रहा है अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार को समझाइए, प्रश्न आता है। तो उत्प्रेरक भौतिक अवस्था के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी उत्प्रेरक, पहला है समांगी उत्प्रेरक। पहला उत्प्रेरक क्या है? समांगी उत्प्रेरक। अब समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं? इसमें जब रासायनिक अभिक्रिया में परिभाषा क्या हुई? समांगी, समांगी यानी समान। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्प्रेरक व उत्पाद, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक तो अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हो? समान। मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार का समांगी। तो भौतिक अवस्था के आधार पर तीनों की जो अवस्था होगी वह भौतिक अवस्था क्या होगी? समान होगी। मतलब ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक, उत्पाद या उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था, तीनों भौतिक अवस्था क्या हो? अवस्था समान हो, तीनों भौतिक अवस्था समान हो तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। उसे क्या होते हैं? समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तथा इस घटना को समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। तथा इस घटना को समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। तथा इस घटना को क्या कहा जाता है? समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। इसमें जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक व उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था क्या समान हो तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। और ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? ये समांगी उत्प्रेरक कहलाती हैं। तो बात आ रही है मेथिल एसीटेट कह लो, या मेथिल एसीटेट का जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है, मतलब उत्प्रेरक HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH3 C++OCH3, इसको बोलते हैं, ऐसे तो होता क्या है? एसीटोन है। CH3 C++OCH3, इसको वैसे बोलते हैं एसीटोन या इसको मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट आयन। अब इसका जल की उपस्थिति में और HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में, HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मतलब मेथिल एसीटेट का आयनीकरण जब करवाया जाता है जल के साथ, जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो इन तीनों की, ये तो अभिकारक है, इस अभिकारक की भौतिक अवस्था कैसी है? मतलब इस मेथिल एसीटेट की भौतिक अवस्था है लिक्विड। ये मेथिल एसीटेट की अवस्था लिक्विड होती है, जल भी क्या होता है? लिक्विड होता है। और HCl जो गैस होती है उसकी अवस्था भी क्या होती है? लिक्विड होती है।
तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की अवस्था क्या है, लिक्विड है, एक समान है, उत्प्रेरक क्या है, समान है, उत्पाद बनने वाला भी क्या होगा, समान होगा। तो हमें क्या प्राप्त होता है, CH3COOH, CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और मेथिल एल्कोहल हमें प्राप्त होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तीनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, समान हो, तो उसे क्या बोलते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो इस रिएक्शन में तीनों की भौतिक अवस्था क्या समान है, तो इसको क्या बोलेंगे, समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। अब समांगी उत्प्रेरक के साथ साथ तीनों की भौतिक अवस्था क्या है, समान है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, इसको बोलते हैं मेथिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, मेथिनॉल, इसका क्या है नाम है, ये मेथिल एसीटेट है। दूसरा है 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO। वो कह रहा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो, समान हो, तो क्या होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या गैस है, अभिकारक, ये भी क्या गैस है, ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या गैस होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी ये क्या गैस है। तो उत्प्रेरक कौन सा काम आया, NO, नाइट्रस, ये क्या उत्प्रेरक है। इस उत्प्रेरक की अवस्था भी क्या है, गैस है। तो तीनों की जब भौतिक अवस्था क्या समान हो, तो आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम कौन सा उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं, मतलब ये जो रिएक्शन है उसमें हम कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया। तो इनमें क्या कंफ्यूज होगा, फिक्स जो उत्प्रेरक है वही अभिक्रिया की दर को क्या बढ़ाएगा, संपन्न कराएगा। तो SO2 प्लस O2 के साथ जब क्रिया कराई तो ये भी भौतिक अवस्था, तो डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की भौतिक अवस्था, उत्प्रेरक की भी क्या समान भौतिक अवस्था गैस है। तो तीनों की जो भौतिक अवस्था गैस है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्पाद में उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो, समान हो, तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कौन सी रिएक्शन में कौन सा उत्प्रेरक काम में आ रहा है, तो वही क्या है अभिक्रिया को पूर्ण कराएगा। इस प्रकार ये समांगी उत्प्रेरक की परिभाषा और दो रिएक्शन आपको याद रखनी है, रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी होता है। अब है विषमांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं। विषमांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं, अब वो कह रहा है जब रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक उत्प्रेरक की अवस्था क्या हो, भिन्न भिन्न हो। दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक, अब विषमांगी उत्प्रेरक में क्या हुआ, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जब रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक उत्प्रेरक की, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या हो, भिन्न भिन्न हो। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होगी, तो उत्पाद भी क्या होगा, भिन्न में प्राप्त होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो हम उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस घटना को विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। तथा इस घटना को विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। तथा इस घटना को क्या कहा जाता है, विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार हुए, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक मतलब अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। लेकिन विषमांगी में क्या हुआ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तथा इस घटना को क्या बोला जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3 इक्वल टू क्या है, 2NH3 अमोनिया गैस के निर्माण की विधि है।
अब अमोनिया गैस के निर्माण की जब विधि है, अब अमोनिया गैस के निर्माण की विधि को हैबर विधि द्वारा क्या बनाया जाता है, इसको हैबर विधि द्वारा, हैबर संश्लेषण विधि द्वारा इसको बनाते हैं। अब बात ये आ रही है, ये जो नाइट्रोजन है वो गैसीय अवस्था में अभिकार है, ये भी क्या गैसीय अवस्था में। अब जो उत्प्रेरक काम में आ रहा है आपका एफी जो एफी का चूर्ण होता है, एफी जो हुआ लोहा है, इसकी अवस्था क्या है, सॉलिड है। तो अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्था क्या होगी, अलग अलग होगी और हमें क्या अमोनिया गैस क्या प्राप्त हो जाती है, या आपको इस प्रकार से इसमें समांग उत्प्रेरक में उदाहरण याद करना है। उत्प्रेरक कौन सा काम में लिया, लोहा जो उत्प्रेरक है उसकी अवस्था क्या ठोस होती है। उसी प्रकार वनस्पति तेलों का जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है, वनस्पति तेलों का जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है, अब वनस्पति तेल कुछ हो सकते हैं आपके, वनस्पति तेल लिक्विड होगा, वनस्पति तेल क्या हुआ, लिक्विड हुआ, हाइड्रोजन क्या हुई, गैस हुई। अब इसका एनआई अवस्था, एनआई जो चूर्ण हुआ वह ठोस अवस्था, एनआई जो निकल लिया ठोस, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, वनस्पति तेलों का जब वनस्पति घी, इसको बोलते हैं वनस्पति घी या डालडा इसको बोलते हैं। तो इसकी अवस्था क्या हुई, लिक्विड हुई, इसकी अवस्था क्या हुई, लिक्विड, हमें ये प्राप्त हो जाता है। तो उत्प्रेरक और अभिकारक की अवस्था क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इसके आधार पर हम क्या इसको पढ़ सकते हैं। ये हुआ आपका डालडा जो हमें प्राप्त होता है वो सॉलिड अवस्था होता है, लिक्विड ठोस अवस्था में डालडा जब जाता है ठोस होता है। तो जब वनस्पति तेल लिक्विड, वनस्पति तेल को जब हाइड्रोजनीकरण करवाया, एनआई उत्प्रेरक अवस्था सॉलिड है और वनस्पति घी भी क्या हमें ठोस अवस्था में क्या प्राप्त होता है। इस प्रकार विषमांग उत्प्रेरक की क्या हुई परिभाषा, दो रिएक्शन। तो आपको कंफ्यूज नहीं है, समीकरण तो वही है, लेकिन उत्प्रेरक क्या हो गए, बदल गए। उत्प्रेरक बदलने के साथ उनकी अभिक्रिया की दर या गति भी क्या होगी, बढ़ गई है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार पड़े, पहला उत्प्रेरक है सामांगिक उत्प्रेरक, दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरक। तो आज की वीडियो में हमने अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार पड़े, अवस्था के आधार पर उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो जो भी हम वीडियो भेजते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ें, लिखें, समझें। जो भी प्रॉब्लम है उसको फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।